Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss who was Geoffrey Chaucer, his characteristics, his major works, and his art of characterization. Geoffrey Chaucer was born in 1340s and died in 1400. लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें. Now let's move toward Geoffrey Chaucer. He belonged to the Middle English period, which is also known as the Anglo-Norman period. He was the real founder of English poetry. That's why he is also known as the father of English poetry, father of English literature and father of English language. उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश पोइट्री में इस तरह के मीटर, रिदम इस एक्सटेंट पर वो लेकर गए थे कि वो ना सिर्फ उनकी राइटिंग उनके इरा में मशहूर थी, आज तक भी वो वैसे ही पढ़ी जाती है और वैसे ही मशहूर है, उसका वैसे ही आर्टिस्टिक मेरिट है जिस तरह उनके अपने दौर में था. जॉफ्री चॉसर इंग्लिश पोइट हैं, ऑथर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं. इन्होंने कोर्ट में काम किया था, फ़िलासफ़र हैं. इन्होंने बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ दी थी इंग्लिश लिटरेचर में. उसके बाद ये डिप्लोमेट हैं. डिप्लोमेट कौन होते हैं? ये स्टेट की तरफ से इनको हायर किया जाता है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प करते हैं. ये ब्यूरोक्रेट हैं. ब्यूरोक्रेट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं. और जॉफ्री चॉसर एस्ट्रोलॉजर हैं और ट्रैवलर हैं. इन्होंने इंग्लैंड में बहुत ट्रैवल किया था और लिटरेचर के अंदर बहुत वास्ट नॉलेज देकर आए थे. जॉफ्री चॉसर हीरोइक कॉपलेट के पॉइनर हैं. हीरोइक कॉपलेट क्या होता है? इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है और रिदम होता है इनकी लाइंस के अंदर. जिस तरह ये पोइट्री में हम अगर एग्जांपल के तौर पर लें तो ऑफ दीज एम आई दोय प्रोटेक्शन क्लेम अ वाचफुल स्पिरिट एंड एरियल इज़ माई नेम. इसमें क्लेम और नेम इनमें रिदम शो किया गया है. ये आयम्बिक पेंटामीटर हैं और ये हीरोइक कॉपलेट हैं. उसके बाद जॉफ्री चॉसर अपने ह्यूमर के अकॉर्डिंग भी बहुत डोमिनेंट थे. उन्होंने अपनी राइटिंग में ज़्यादातर ह्यूमर यूज़ किया था. ह्यूमर क्या होता है कि अपनी राइटिंग के अंदर अम्यूजिंग और कॉमिक एलिमेंट्स डाल देना. जॉफ्री चॉसर मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसेंस है. इनके दौर के बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद रेनेसेंस पीरियड स्टार्ट हुआ था. जॉफ्री चॉसर अपने इरा के इतने डोमिनेंट लिटरेरी फिगर थे, उनकी वजह से उनकी एज को यानी कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड को एज ऑफ चॉसर भी कहा जाता है. जॉफ्री चॉसर ने इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेश बिगनिंग की थी. पोइट्री को इतना उन्होंने मीटर उसके अंदर इतना एक्सटेंड लेकर आए थे कि वो उनके दौर में उनकी राइटिंग्स, उनकी पोइट्री जब पढ़ी जाती थी और उनका आर्टिस्टिक मेरिट था और आज भी कॉन्टीन्यूसली इस इरा तक भी वो उतनी ही इंजॉय की जाती हैं और उतनी ही रीड की जाती हैं. उनकी एजुकेशन एज अ पोइट वो टू फोल्ड थी. पार्ट ऑफ इट कम फ्रॉम फ्रेंच एंड इटालियन लिटरेचर एंड पार्ट ऑफ इट कम फ्रॉम हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस. कुछ उन्होंने फ्रेंच और इटालियन से पढ़ा था, उनसे इन्फ्लुएंस होकर लिखा था और कुछ उनकी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से. उसके बाद वो मैन ऑफ वर्ल्ड एंड ऑफ अफेयर्स हैं. ये भी कहा जाता है कि जॉफ्री चॉसर को इंग्लिश एज अ डायलेक्ट मिली थी और उन्होंने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज छोड़ा था. चॉसर वर्क 3 पीरियड्स में फ़ॉल होता है जिसमें देखें कि हमें सबसे पहले इन्फ्लुएंस मिलता है फ्रेंच लिटरेचर का. उनकी राइटिंग में फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत था. दूसरा पीरियड जिसके अंदर इटालियन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस है और तीसरा पीरियड जिसके अंदर वो ओरिजिनल अपनी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर में लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था. उनके अगर हम फ्रेंच इन्फ्लुएंस की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जो वर्क किया था उसमें ली रोमन डाला रोज़ था जिसको उन्होंने ट्रांसलेट कर ये फ्रेंच वर्क था जिसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था रिमांड ऑफ द रोज़ में. ये पोइम हमें इंटीमेट इंट्रोडक्शन देती है मेडिवल फ्रेंच रोमांसेस का. रोमांसेस क्या होती हैं? जिनके अंदर टेल ऑफ एडवेंचर होती है और जो मेन कैरेक्टर होता है वो उनके उसके मेन थीम शिवलरी यानी कि ब्रेवरी और लव के ऊपर होते हैं. और एलेगरीज ऑफ कोर्टली लव दिखाया गया है. एलेगरी बेसिकली क्या होती है? ये इसके अंदर ऐसी पिक्चर्स, ऐसी डिस्क्रिप्शन की जाती है जिसके ज़रिए हमें हिडन मीनिंग रिवील होते हैं. वो हिडन मीनिंग हमारे पास मॉरल और पॉलिटिकल दोनों हो सकते हैं. नेक्स्ट उन्होंने बुक ऑफ द डचेस लिखी है. बुक ऑफ द डचेस ये एलिजी है. एलिजी क्या होती है? लेमेंट ऑफ द डेड. कोई भी डेड पर्सन के ऊपर जब लिखी जाती है तो वो एलिजी कहलाती है. उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट एंड टोपिटी लिखी है. ये शॉर्ट सीरीज़ में है, रिलीजियस टोन है इसकी जो कि ABC स्टैंजाज में है. इसकी जो स्टैंजा है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दिए हैं यानी कि अगर पहला स्टैंजा ए से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा स्टैंजा B से होगा. इस तरह ये रिलीजियस टोन ने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में
सीरीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट इटालियन इन्फ्लुएंस इनकी राइटिंग पे किस तरह है, उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ फाउल लिखी है जिसके अंदर उन्होंने वेरी ड्रामेटिक और सटायरिक डायलॉग्स यूज़ किए हैं असेंबल्ड वर्ड्स में। सटायर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम ह्यूमर और एग्जैजरेशन यूज़ करते हैं पीपल्स की स्टुपिडिटी और लव को या फिर विसेस को दिखाने के लिए, लोगों की फुलिशनेस को दिखाने के लिए हम ऐसी आयरनी और एग्जैजरेशन यूज़ करते हैं, ये सटायर होता है। इसके अंदर हमें पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में हमें सटायरिक डायलॉग्स मिलते हैं। उसके बाद है ट्रायलस एंड क्रेसाइड, ये लव स्टोरी है बेसिकली। ट्रोजन प्रिंस जिसका नाम ट्रायलस था, उसने अपनी एक डैमसेल क्रेसाइड, उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। उसके बाद स्टोरी ऑफ ग्रेसेल्डा, इसके अंदर वुमेनहुड की पिटीफुल पिक्चर दिखाई हुई है। और उसके बाद हाउस ऑफ फेम, ये कॉमिक फैंटेसी का मास्टरफुल पीस है जिसके अंदर ह्यूमन की फुलिशनेस दिखाई गई है, कंटेम्पलेशन ऑफ ह्यूमन फुलिशनेस। इस पोइम में ज़्यादातर ह्यूमन स्टुपिडिटी की बात की हुई है। नेक्स्ट उनके पीरियड्स में आ जाता है इंग्लिश पीरियड, जिसके अंदर हमने देखा कि नेटिव लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस, इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस बहुत था। उसके अंदर उन्होंने लेजेंड ऑफ गुड वुमेन लिखी है जिसके अंदर हीरोइक कॉपलेट यूज़ किया। हीरोइक कॉपलेट हम पहले बात कर चुके हैं कि इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर होता है और रिदम होता है, लास्ट के वर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर राइमिंग स्कीम होती है। उसके बाद इनके इंग्लिश पीरियड में एक मेन प्रोमिनेंट और डोमिनेंट वर्क जो है वो कैंटरबरी टेल्स है, जिसकी वजह से जॉफ्रे चौसर बहुत ही डोमिनेंट लिटरेरी फिगर बने थे। ये उनका ग्रेटेस्ट पोएटिक अचीवमेंट है। इसके अंदर उन्होंने 30 स्टोरीज दिखाई हैं, 30 डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिखाए हैं, पीपल्स दिखाए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। वो 30 काइंड ऑफ पिलग्रिम्स हैं जो कि थॉमस बैकेट के श्राइन की तरफ जा रहे हैं, और ये कैंटरबरी लंदन में एक प्लेस है उसकी तरफ। और इसके अंदर पिटीफुल पिक्चर दिखाई गई है और 14th सेंचुरी के यानी कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के पीपल किस तरह थे, उनकी एक पिक्चर दिखाई गई है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एक ब्यूटीफुली उनके कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट इफ़ वी मूव टुवर्ड्स द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ जोफ्रे चौसर, दैट हाउ ही डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर्स। ही वॉज अ ग्रेट पेंटर ऑफ कैरेक्टर। उसने अपने कैरेक्टर्स को बहुत माइन्यूटली, बहुत ब्यूटीफुली एक पेंटर की तरह पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैरेक्टर क्या है, किस तरह उस कैरेक्टर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरह की ड्रेसिंग करता है, वो किस तरह चलता है, उसके कपड़ों का कलर कौन सा है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या क्या बातें करता है। इस तरह कैरेक्टर को बहुत माइन्यूटली हर उसकी डिटेल दिखाई गई है और कैरेक्टर को ब्यूटीफुली पेंट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चौसर के मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन की, तो इसमें जिस तरह एक आर्टिस्ट और पोर्ट्रेट पेंटर का काम होता है कि वो कैरेक्टर को बहुत ब्यूटीफुली, उनके माइन्यूटली, इंटेलेक्चुअली उसकी हर डिटेल को दिखाए, इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट और उसकी पेनिट्रेशन दिखाए। इस तरह जोफ्रे चौसर ने भी अपने कैरेक्टर्स को के अंदर डिटेल लेकर आया है और कैरेक्टर को, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो इमर्ज हुए स्टेप बाय स्टेप। जोफ्रे चौसर के कैरेक्टर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स आर इंडिविजुअल एज वेल एज टाइप्स। वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पर्सनालिटी को जिस तरह डिस्क्राइब करते हैं माइन्यूटली, उस तरह वो उन जैसे लोग कि उस सोसाइटी में किस तरह के लोग थे उनको भी डिपिक्ट करते हैं। जिस तरह वाइफ ऑफ बाथ, उन्होंने कैंटरबरी टेल्स में एक पिलग्रिम के तौर पर एक वाइफ ऑफ बाथ एक कैरेक्टर लिया है, नाइट एज अ कैरेक्टर लिया है। इसमें उन्होंने जिस तरह वाइफ ऑफ बाथ को दिखाया है, वो ना सिर्फ वो खुद किस तरह थी उनको डिपिक्ट करती हैं, बल्कि उस सोसाइटी की वुमेन और उस सोसाइटी की वाइफ ऑफ बाथ किस तरह थी, उन पूरे कैरेक्टर्स को वो डिपिक्ट करती है, पोर्ट्रे करती हैं। चौसर विविड पावर ऑफ डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर्स। चौसर ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत विविडली, बहुत क्लियरली दिखाया है, उसके अंदर माइन्यूट डिटेल्स दिखाई हैं और कि वो किस तरह के ड्रेसेस करते थे, उनके लुक्स किस तरह की थी, उनके मैनर्स किस तरह थे। अगर उन्होंने कोई अपने ड्रेस के ऊपर कोई ब्रूश लगाए हुए थे, कोई फ्लावर्स लगाए हुए थे, तो वो किस कलर के थे, किस शेप के थे, इस तरह वो चलते किस तरह थे, उनका अपना फिजिकल अपीयरेंस किस तरह थी। तो जोफ्रे चौसर ने एक पूरी डिटेल एक पेंटर की तरह ब्यूटीफुली उनको पोर्ट्रे किया है। ये सारी माइन्यूट डिटेल्स उनके कैरेक्टर्स को फुली प्रेजेंट करती हैं और उनको एज अ लाइफ लाइक कैरेक्टर्स दिखाती हैं। और हर कैरेक्टर अपनी इंडिविजुअलिटी को शो करता है। जिस तरह नाइट और उसके सन का कैरेक्टर आपस में नहीं मिलता, नाइट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके सन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस तरह वाइफ ऑफ बाथ और प्रायर्स का कैरेक्टर नहीं मिलता। वाइफ ऑफ बाथ की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी अपनी एक यूनिकनेस थी, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसकी अपनी पर्सनालिटी थी। इस तरह प्रायरिस की अपनी पर्सनालिटी है। चौसर ऑब्जेक्टिव पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर। चौसर्स ने अपने कैरेक्टर्स को ऑब्जेक्टिवली दिखाया है, वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते थे बल्कि उनके साथ सिंपैथेटिक हो जाते थे। जो सोसाइटी के अंदर
ऐसी विसेस थी, फुलिशनेस थी, वो उनको दिखाते थे। अगर किसी बंदे में कोई, जिस तरह एक पूरे उन्होंने मॉन्क को दिखाया, मॉन्क के अंदर जो जो खामियां थी, जो जो विसेस थी, तो जोफ्रे चौसर ने ये अपने ऊपर एक लबादा ओढ़ा कि खुद को वो एज अ मॉन्क उसने कंसीडर की। और उसके बाद फिर मॉन्क का कैरेक्टर उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो लोग सोसाइटी में करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। एक्यूट फैकल्टी ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि चीज़ों को और उन कैरेक्टर्स को बहुत माइन्यूटली और बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करना, उनको ऑब्ज़र्व करना, ताकि जो रीडर है उसको समझ आ सके कि उस दौर के लोग, वो सोसाइटी किस तरह की थी। उसके बाद वेरिएबल पिक्चर गैलरी, राइटर अपनी कैरेक्टर्स को इस तरह दिखाए कि जो रीडर हैं वो अपने माइंड में ये इमेजिन कर सकें कि उस तरह उस सोसाइटी के रहने वाले लोग किस तरह थे, उनकी एक पिक्चर गैलरी बन जाए उनके माइंड में। उसके बाद जो जोफ्रे चौसर हैं वो एक लिबरल कॉमेडियन थे। वो अपनी राइटिंग के अंदर क्रिटिसिज्म नहीं करते थे, बल्कि उसके अंदर कोई ह्यूमर, कॉमेडी लेकर आते थे, ताकि सोसाइटी के नेचुरल लॉज को दिखा सकें। इन शॉर्ट जोफ्रे चौसर अपने कैरेक्टर्स में बहुत वैरायटी, बहुत माइन्यूटली, बहुत ऑब्जर्वेंस लेकर आते थे और अपने कैरेक्टर्स को इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करते थे, उनकी पिक्चर इस तरह दिखाते थे कि रीडर बिल्कुल उनको इमेजिन कर सके कि उस टाइप की, उस टाइम की सोसाइटी किस तरह थी, वहाँ के लोग कैसे थे, उनके अंदर क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रही थी। 1400 में जोफ्रे चौसर की डेथ हो जाती है और उनको फिर वेस्टमिंस्टर एबे में बरेड किया गया है। और ये वेस्टमिंस्टर एबे लंदन में है। यहाँ पर पोइट्स को एजाज़ के तौर पर बरे किया जाता था और इसमें बरेड होने वाले पहले पोइट जोफ्रे चौसर हैं। जोफ्रे चौसर की डेथ के बाद रेनेसांस पीरियड स्टार्ट हो जाता है और एंग्लो नॉर्मन पीरियड का एंड होता है। रेनेसांस पीरियड, जिसको हम शेक्सपियरियन पीरियड बोलते हैं, एलिजाबेथन पीरियड बोलते हैं, और ये गोल्डन एज है। इसके अंदर शेक्सपियर डोमिनेंट फिगर थे, जिस तरह एंग्लो नॉर्मन पीरियड में जोफ्रे चौसर डोमिनेंट फिगर हैं, इस लिटरेरी फिगर हैं, इस तरह रेनेसांस पीरियड में शेक्सपियर हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।